हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो वैगनर के सिद्धांत को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिद्धांत एक्चुअल में होता क्या है। सिद्धांत किसी भी विद्वान, वैज्ञानिक या व्यक्ति विशेष के विचार होते हैं किसी भी संदर्भ में, जो वो अपने अनुभव और तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है। और जब कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ लोग उस मत से सहमत होते हैं और वो ऐसे तथ्य एकत्रित करते हैं जो उसको सही सिद्ध करते हैं। दूसरी तरफ कुछ अन्य विद्वान उस विचारधारा को नकार देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और वो ऐसे तथ्य इकट्ठा करते हैं जो उसको गलत प्रूव करते हैं। यानी जब सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं और कुछ उसकी आलोचना करते हैं। तो वैगनर ने ये सिद्धांत किस बारे में दिया था? वैगनर का ये सिद्धांत हमारी पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति को समझाने के लिए था। बेसिकली कितने महाद्वीप और महासागर हैं? पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप और 4 महासागर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति कैसे है, ये भी जानने की कोशिश की है वैगनर ने। और इन पर्वतीय श्रृंखलाओं की जो विशेष आकृति चाप के आकार की है वो कैसे पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों को सब बातों को समझाने के लिए वैगनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वैगनर ने अपना सिद्धांत 1912 में जर्मन भाषा में प्रकाशित किया था, लेकिन उस समय ज़्यादा लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कारण एक तो जर्मन भाषा में था, दूसरा इसके कुछ समय पश्चात ही वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी, तो ज़्यादा लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। वैगनर ने दोबारा 1924 में इस सिद्धांत को इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया, तो इसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लोगों ने इसका खूब अध्ययन किया। कुछ लोगों ने इसके पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की और ये सिद्धांत काफी लोकप्रिय सिद्धांत बन गया। वैगनर के सिद्धांत का आधार क्या था? वैगनर एक जर्मन मेटीरियोलॉजिस्ट था और उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो ये था कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो क्यों, और किसी पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर रीजन में जलवायु समय के अनुसार परिवर्तित होती रही है। ऐसे उसने बहुत सारे तथ्य देखे। तब उसने इस बारे में सोचना शुरू किया और कुछ तथ्य ऐसे थे जो कि बहुत ही विचित्र थे, जैसे ग्रीनलैंड, पेरिस और ब्रिटेन में उष्णकटिबंधीय जलवायु के अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा, जो टुंड्रा प्रदेश है जहाँ पे बर्फ जमी हुई है वहाँ पे कोयले का पाया जाता है। तीसरा, जो हॉट डेजर्ट थे जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप भी आता है वहाँ पे हिम नदी के चिन्ह पाया जाता है। और ये तीनों ही बहुत ही विचित्र बातें हैं। आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिल्कुल विपरीत है। तो इससे वैगनर ने सोचना शुरू किया कि ऐसा कैसे संभव है। तो उसके दिमाग में 2 विचार रहे जो कि इसके सिद्धांत का आधार हुए। एक विचार, जो जलवायु कटिबंध है वो विचलित होती रही, उनकी डिस्प्लेसमेंट होती रही, स्थिर नहीं है, वो बदलते रहे हैं समय के अनुसार। और जलवायु कटिबंध कितने हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर? कितने कटिबंधों में बांटा जाता है पृथ्वी को? 3 कटिबंधों में। एक उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जहाँ पे गर्म जलवायु रहती है। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंध जो 23.5 से 66 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से पोल्स तक दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध।
तो इस प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो वैगनर ने सोचना शुरू किया, क्या ये कटिबंध चेंज होते रहे हैं टाइम के साथ। और दूसरा विचार क्या था कि कटिबंध तो स्थिर रहे, लेकिन जो लैंड है, जो कॉन्टिनेंट्स है, वो विस्थापित होती रही, डिस्प्लेस्ड होती रही, उसमें मूवमेंट होती रही, वो स्थिर नहीं थी। जब वैगनर ने इसके बारे में सोचा तो उसको जो है पहला मत सही नहीं लगा, क्योंकि जो जलवायु कटिबंध है उनका संबंध सूर्य से है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो रिलेशन है वो जब से पृथ्वी बनी है वो एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है। तो इसका मतलब जलवायु कटिबंध तो जैसे अब है वैसे ही शुरू से ही रही है। और जो दूसरा विचार था उस पे फिर इसने अपना जो सिद्धांत था उसको आधारित किया कि जो लैंड मास है, महाद्वीप है, वो स्थिर नहीं रहे हैं, विचलित होते रहे हैं, विस्थापित होते रहे हैं, मूवमेंट होती रही है। तो वैगनर ने पूरे संसार का जो मैप है उस पे भी गौर फरमाया, और जो महाद्वीप है उनकी आकृति को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। और महाद्वीपों की जो आकृति है, जो शेप है, वो इस प्रकार की है। एक महाद्वीप, बीच में कोई भी जो है महासागर, और दूसरी तरफ जो तट है, उन तटों की आकृति इस प्रकार की है कि एक तरफ अगर उभार है तो दूसरी तरफ डिप्रेशन है, और इनको अगर आपस में नज़दीक लाया जाए तो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो तट है उनकी शेप इस प्रकार की है। इसी प्रकार जो ब्राजील का तट है, उभार है, और दूसरी तरफ अफ्रीका महाद्वीप में गिनी की खाड़ी है, वहाँ धसा हुआ है। इन दोनों को भी अगर साथ में लाया जाए तो ये भी एक दूसरे को के अंदर फिट हो जाते हैं। तो वैगनर ने एक कल्पना की जिसको उसने नाम दिया जिग्सा फिट की कल्पना, साम्य स्थापना की कल्पना। और इस कल्पना के आधार पर सारे महाद्वीपों को एक दूसरे के साथ लाया जाए, तो एक दूसरे के साथ सटाया जाए तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और एक पूरा लैंड मास बन जाता है। और वैगनर के विचार भी कुछ इसी प्रकार के हैं। तो वैगनर के सिद्धांत की रूपरेखा क्या है? वैगनर के अनुसार जितने भी महाद्वीप हैं, जो सथल भाग हैं, वो इकट्ठे थे। एक ही पूरा का पूरा सथल भाग था जिसका नाम वैगनर ने पेंजिया दिया है। और पेंजिया का जब ब्रेक करो तो उसका मतलब होता है जर्मन भाषा में पैन प्लस जिया। पैन का मतलब टोटल और जिया का मतलब अर्थ। टोटल अर्थ, टोटल जो लैंड है वो। इस पेंजिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ा महासागर था जिसका नाम वैगनर ने पैंथालासा शी कहा। और पैंथालासा का भी अगर ब्रेकअप करो तो उसका भी मतलब यही निकलता है पैन प्लस लाथासा। तो पैन का मतलब टोटल और इसका मतलब ओशन, टोटल महासागर। ये पेंजिया को चारों तरफ से घेरे हुआ था। पेंजिया के बीच में एक उतला सागर था, टेथिस सागर। इसके उत्तरी भाग को लारेंशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। वैगनर के अनुसार पेंजिया का जो साउथ पोल था, यानी जो लैंड मास थी, उसका सदर्न पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप के नेटाल पॉइंट के दक्षिण में था, और इसका नॉर्थ पोल प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में था। उनके अनुसार पेंजिया के टूटने के बाद जितने भी मूवमेंट हुई वो सब अफ्रीका महाद्वीप के रिलेटिव हुई। वैगनर ने अफ्रीका महाद्वीप को सबसे ज्यादा स्थिर, स्टेबल तथा दृढ़ भूखंड माना है। उनके अनुसार अफ्रीका महाद्वीप स्टेबल रहा और बाकी जो सथल भाग थे उनमें गतिशीलता रही है, वो विस्थापित होते रहे। उनके अनुसार पेंजिया कब और क्यों टूटा? लगभग
35 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफरस एज में पेंजिया टूटना शुरू हुआ और इसके पीछे दो शक्तियां काम कर रही थी। एक फोर्स ने पेंजिया को भूमध्य रेखा की तरफ खींचना शुरू किया, इक्वेटर की तरफ खींचना शुरू किया। वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, या उसको फोर्स ऑफ बायंसी भी कहा जा सकता है। और दूसरी जो शक्ति थी वो थी टाइडल फोर्स, जिसने पेंजिया को पश्चिम की तरफ खींचना शुरू किया। इन्हीं दो शक्तियों के कारण पेंजिया अलग अलग भागों में टूट गया और अलग अलग भाग जो है इन फोर्स की वजह से, इन शक्तियों की वजह से विस्थापित होने लगे। जिस शक्ति ने पेंजिया को भूमध्य रेखा की तरफ आकर्षित किया, उससे यूरोप और एशिया महाद्वीप प्रभावित हुए और इसी फोर्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप इनसे अलग हो गए। और कुछ जो द्वीप हैं, जैसे क्यूराइल द्वीप है, फिलीपींस द्वीप समूह है, इसके अलावा न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड है, वो भी इसी शक्ति के कारण जो है टूटकर इनसे अलग हो गए। और जो टाइडल फोर्स था उसने पश्चिम की तरफ खींचा पेंजिया को, तो उससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ और ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। और इसी फोर्स की वजह से, टाइडल फोर्स की वजह से ही जो वेस्ट इंडीज है, पश्चिमी द्वीप समूह है, उनका निर्माण हुआ। तो वैगनर के अनुसार पेंजिया इन दो शक्तियों के कारण विभाजित हुआ अलग अलग सथल भागों में और विस्थापित हुए ये भाग इन शक्तियों के कारण। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण और इसकी आलोचना। अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।